गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कल हमने वर्ग 16 में ऑक्सीजन, ऑक्साइड और ओजोन का अध्ययन किया था। आज हम करेंगे सल्फर के अपर रूप। अब आप अपरूपता से आप जानते हो क्या होती है अपरूपता। हमने वर्ग 15 में फास्फोरस के अपरूप का अध्ययन किया है। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके भौतिक गुण असमान लेकिन रासायनिक गुण एक समान होते हैं, अपरूप कहलाते हैं। इस गुणधर्म को अपरूपता कहते हैं। सल्फर के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों अपरूप होते हैं। क्रिस्टलीय रूप में दो है, विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष। इसके दो अपरूप हैं। क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप। फिर क्रिस्टलीय में दो से है, विषम लंबाक्ष एकंताक्ष। अक्रिस्टलीय में तीन है, प्लास्टिक, दूधिया और कोलाइडी। पाठ्यक्रम में हमारे ये दो मुख्य है, इनमें अंतर भी आ जाता है, एक आधा पॉइंट भी आ जाता है। इसे अल्फा गंधक कहते हैं। विषम लंबाक्ष को और एकंताक्ष को बीटा गंधक कहते हैं। बीटा गंधक, बीटा सल्फर। सबसे अधिक स्थायी, अगर आज ये परीक्षा में गंधक का कौन सा अपरूप सबसे अधिक स्थायी है, विषम लंबाक्ष यानी अल्फा गंधक स्थायी है। इससे कम स्थायी, कम यानी गंधक है वो इसी अल्फा गंधक में रहता है। ये पीला क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। जल, कार्बन डाइसल्फाइड, एविले, घनत्व 2.08 और गलनांक यानी 369 गलनांक होता है इसका। तो उसमें तो ये इसे 4-5 बातें हैं। यहाँ ये भी पीला ही होता है, एविले यहाँ 1.98। तो इनमें 4 अंतर आ जाते हैं। विषम लंबाक्ष सल्फर और एकंताक्ष सल्फर में या एक के 4 पॉइंट आ जाते हैं। तो 4 बातें इसमें क्या है कि नंबर 1, विषम लंबाक्ष गंधक को अल्फा गंधक भी कहते हैं। सबसे अधिक स्थायी रूप होता है, गंधक इसी रूप में रहता है। तीसरा, यह पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। जल और
कार्बन डाइसल्फाइड। जल में एविले होता है लेकिन CH2 में क्या होता है, विलय। जल में तो क्या होता है, ये एविले, लेकिन CH2 में घुल जाता है। गंधक है वो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। घनत्व उसका 2.08 है। इसी प्रकार दूसरा एकंताक्ष, इसे बीटा गंधक भी कहते हैं। विषम लंबाक्ष से कम स्थायी होता है। यह भी पीला क्रिस्ट, ये लंबे लंबे क्रिस्ट सुई के आकार के क्रिस्टल के रूप में होता है, क्योंकि इसको विषम लंबाक्ष गंधक से ही प्राप्त करते हैं। एक प्याली में विषम लंबाक्ष गंधक को लेकर गर्म करते हैं और वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद जब ठंडा करते हैं, उसके ऊपर पपड़ी जम जाती है, उसमें छेद करते हैं तो उसमें से सुई के जैसे उस पपड़ी को हटाते हैं, उसमें हमें सुई के आकार के लंबे लंबे क्रिस्टल दिखाई देते हैं। वही क्या होता है, एकंताक्ष गंधक होता है। यह भी जल में एविले और कार्बन डाइसल्फाइड में एविले। इसका घनत्व 1.98 होता है। और दोनों ही जो अपरूप है इनकी ज्यामिति एक समान होती है, यानी क्रम जैसी होती है। इन दोनों की विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष गंधक जो है, दोनों की ज्यामिति, यानी ये दोनों S8 इनका जो 8 परमाणु जुड़कर रहते हैं और 369 केल्विन ताप के ऊपर एकंताक्ष स्थायी होता है और नीचे विषम लंबाक्ष। इसलिए यहाँ 369 केल्विन ताप को अल्फा चेंज बीटा 369 केल्विन, इस ताप पर इसके नीचे जो ये इस ताप को नीचे होता है तो ये सही हो जाता है। तो ये 369 केल्विन पर दोनों अपरूप एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, संक्रमण ताप। आ जाता है कि संक्रमण ताप क्या होता है, तो जिस ताप पर अल्फा और बीटा गंधक दोनों एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, संक्रमण ताप कहलाता है। ज्यामिति सूत्र का S8 होता है। इनकी ज्यामिति क्राउन के समान होती है। इस प्रकार 8S S और S ये क्रम जैसा होता है। ये आकृति किसकी है, कोविड-19। कोविड-19 का जो नाम है वो इसी के आधार पर लिया गया है। इसको क्राउन, यानी कि कोविड शब्द क्राउन से लिया गया है और क्राउन का मतलब होता है ताज, मुकुट। तो आपने टीवी में कोरोना की संरचना दिखाते हैं तो वो इस प्रकार ताज के रूप में दिखाई जाती है, इसलिए उसको कोविड कहते हैं। तो ये क्राउन शेप होते हैं। तो ये तो है गंधक के क्रिस्टलीय अपरूप। उसके बाद में है अक्रिस्टलीय, यद्यपि पाठ्यक्रम में इनका वर्णन नहीं है, संक्षेप में आपको बता देता हूँ। प्लास्टिक जैसा
रबड़ के समान पतला, कि जब साधारण गंधक को विषम लंबाक्ष गंधक को पिघलाकर जब जल में मिलाया जाता है तो वो प्लास्टिक के आकार का गंधक प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं? प्लास्टिक गंधक। यह जल और कार्बन डाइसल्फाइड दोनों में ही अविलय होता है। दूधिया, जैसा कि नाम से विदित है, दूध जैसा होता है, यानी ये फंगसनाशी है। ये पौधों में जब फंगस आ जाते हैं उसको नष्ट करने के लिए दूध या गंधक का उपयोग करते हैं। इसको चूने के पानी के साथ गंधक को मिलाकर बनाया जाता है और ये फंगसनाशी होता है। कोलाइडी गंधक है, इसे भी रासायनिक क्रिया से बनाया जाता है। जब H2S गैस को ब्रोमीन जल में प्रवाहित करते हैं तो कोलाइडी गंधक प्राप्त होता है। ये भी कीटाणुनाशी है। ये जो कुछ एंटीसेप्टिक होता है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए कोलाइडी गंधक, औषधीय गंधक बोल देते हैं। ये थे गंधक के अपर रूप। उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक आज का, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या आती है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 गैस। जैसे ऑक्सीजन और ओजोन का अध्ययन किया, ऐसे ही SO2 गैस, इसकी प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि, ऑक्सीका व्यंजक के रूप में और अपचायक के रूप में, चार मुख्य बातें हैं। चार में एक बात एक नंबर की पूछ लेते हैं। पहली क्या है? प्रयोगशाला में SO2 गैस तो प्रयोगशाला में SO2 गैस बनाने के लिए कॉपर और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। जब कॉपर के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करते हैं तो SO2 गैस प्राप्त होती है। समीकरण Cu प्लस 2H2SO4 चेंज CuSO4 SO2 प्लस H2। दूसरी है औद्योगिक विधि। तो आयरन पाइराइट और वायु की सहायता से SO2 का उत्पादन करते हैं। यही विधि बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक विधि में काम आती है। तो जब आयरन पाइराइट 4FeS2 होता है, आयरन पाइराइट, इस पर O2 गैस प्रवाहित करते हैं उच्च ताप पर, तो SO2 गैस प्राप्त होती है। जब आयरन पाइराइट और वायु को गर्म करते हैं तो SO2 गैस की प्राप्ति होती है। ये इसकी औद्योगिक विधि है। उसके बाद ये तीन बातें और है, अम्लीय प्रकृति, चौथी बात अपचायक के रूप में, और पांचवी व्यंजक के रूप में। SO2 के ये 5 क्वेश्चन हैं
कोई भी एक नंबर का आ सकता है। अम्लीय प्रकृति तो उनकी अम्लीय ऑक्साइड है, जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है और क्षार से क्रिया कर लवण और जल बनाती है। इससे सिद्ध होता है यह एक अम्लीय प्रकृति वाली गैस है। SO2 + H2O चेंज H2SO3 और ये क्षार से क्रिया कर सोडियम लवण और जल बनाती है। डायरेक्ट भी SO2 + 2NaOH चेंज Na2SO3 + H2O, यानी कि SO2 गैस जो होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है, जो क्षारों से क्रिया कर लवण और जल बनाती है। तो पूछ सकते हैं सिद्ध कीजिए SO2 एक अम्लीय प्रकृति वाली गैस है। अब चाय के रूप में, कल हमने बताया था ओजोन ऑक्सीकार के रूप में। ऑक्सीकार क्या, ऐसे परमाणु अणुआयन जो रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ऑक्सीकार कहलाते हैं। अब चाहे उल्टा हो जाएगा, ऐसे अणु परमाणु या आयन जो रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं अपचाय कहलाते हैं। तो SO2 गैस वे प्रबल अपचाय के रूप में कार्य करती है, सिद्ध कीजिए। तो दो क्रियाएं देनी है इसमें। पहली क्या है कि जब इसको फेरस लवणों के विलयन में प्रवाहित करते हैं, जब SO2 गैस को फेरस लवण में प्रवाहित करते हैं, फेरस लवण का जलीय विलयन में जब SO2 प्रवाहित करेंगे, इसको फेरिक में परिवर्तित अपचित कर देती है। जब SO2 गैस को फेरस विलयन में प्रवाहित करते हैं, उसे फेरिक लवण में परिवर्तित कर देती है। दूसरा, अम्लीय KMnO4 के बैंगनी विलयन में जब SO2 गैस को प्रवाहित करते हैं तो विलयन को रंगहीन कर देती है, विलयन को रंगहीन कर देती है। ये दो क्रिया और ये इसकी पहचान में भी काम आती है। हम कैसे सिद्ध करेंगे कि SO2 गैस ही है? इसके लिए फेरस लवण में करेंगे प्रवाहित तो ये हरे हो जाएंगे, और KMnO4 के बैंगनी विलयन में प्रवाहित करेंगे रंगहीन हो जाएगा, जो इसकी उपस्थिति दर्शाता है। अगला पॉइंट है व्यंजक के रूप में, खासतौर से एंटी क्लोर। क्लोरीन भी प्रबल व्यंजक है, लेकिन क्लोरीन व्यंजन करती है तो रेशों में, कपड़ों में रह जाती है, जो क्या है उनको हानि पहुंचाती है। इसलिए क्लोरीन की अधिक मात्रा को रिमूव करने के लिए SO2 गैस को उपयोग में लाते हैं, इसलिए एंटी क्लोर के रूप में काम आती है। वैसे ये भी रंगीन वस्तु को रंगहीन कर देती है। नमी की उपस्थिति में SO2 गैस रंगीन वस्तुओं को रंगहीन कर देती है। यह गुण इसमें नवजात H उत्पन्न होने के कारण होता है, और नवजात हाइड्रोजन बनने के कारण यह व्यंजन का कार्य करती है। कैसे देखिए, SO2 + H2O, H2SO3, फिर H2SO3 + SO2 चेंज H2SO4 + H। ये क्या है? नवजात हाइड्रोजन। और ये नवजात हाइड्रोजन H + कलर्ड सब कंपाउंड क्या कर देगा? ये कलरलेस,
तो ये इसकी विरंजन क्रिया है। तो ये SO2 गैस में 5 मुख्य पार्ट है, 5 बिंदु है, 5 क्वेश्चन है, 5 में से एक क्वेश्चन आ जाता है। छठा उपयोग, अभी एक उपयोग सामने बताया मैंने व्यंजक के रूप में, दूसरा एंटी क्लोर के रूप में, तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में। कल आपको यही कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, तो उसमें भी SO2 गैस का उपयोग होता है। तो ये था सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में। तो सल्फर में 2 पॉइंट का अध्ययन किया हमने, कौन कौन से, एक तो सल्फर के अपरूप और एक सल्फर का यौगिक क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब तीसरा बिंदु आता है सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, और चौथा है सल्फर के ऑक्सी अम्ल। यानी 16वें पार्ट में 2 पार्ट बच गए हैं, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, दूसरा है सल्फर के ऑक्सी अम्ल। जैसे हमने फास्फोरस के 4 ऑक्सी अम्ल किए थे, वैसे ही सल्फर के भी ऑक्सी अम्ल है। तो पहले हम करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन। तो थर्ड पॉइंट है H2SO4, सबसे महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान का यौगिक। और 10th में आपको ये भी बताया था कि सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा या अम्लों का राजा कहा जाता है। तो वो उसका कारण क्या था कि कोई भी ऐसा प्रक्रम नहीं है जहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग नहीं हो। यहाँ तक कहा गया है कोई देश कितना समृद्धिवान है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कितना सल्फ्यूरिक अम्ल कंज्यूम होता है, प्रयुक्त होता है। यानी हर एक औद्योगिक क्षेत्र में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। जैसे मेन वाहन है, हर एक वाहन में क्या होती है, बैटरी, तो बैटरी में क्या होता है, एसिड। वो एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अपमार्जक, साबुन, सीमेंट, यानी कोई भी औद्योगिक इकाई है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का ही अधिक उपयोग होता है। अपमार्जक, ये प्लास्टिक, बाकी अपने लैब में, प्रयोगशाला में ही मुख्य 3-4 अम्ल होते हैं, HCl, HNO3, H2SO4 और एसिटिक अम्ल। 90% किसका उपयोग होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो इसकी वैसे विधि क्या है, प्रयोगशाला विधि भी है। तो आपको पता है एक विधि है औद्योगिक, वैसे 2 विधियाँ, शीर्ष कक्ष विधि और संपर्क विधि। हमारे जो +2 का सिलेबस है उसमें क्या दिया हुआ है, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण, संपर्क विधि। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि है। इसमें उपकरण का नाम है, बहुत बड़ा इसका उपकरण है, किताब में देख के बनाएंगे, ऐसे आता नहीं फिर भी आप बना लेंगे। उपकरण है, पहले इसका समीकरण है। तो सबसे पहले इसका आता है सिद्धांत, यानी संपर्क विधि में सिद्धांत या नंबर 1 समीकरण आ जाता है कि संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में प्रयुक्त अभिक्रियाओं के समीकरण या अभिक्रियाएं और अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यक शर्तें। जैसे एभरी विधि में अमोनिया अधिक निर्माण की हमने आवश्यक शर्तें पढ़ी है, शर्तें यहाँ भी वही होगी। तो पहले समीकरण क्या होती है कि जब आयरन पाइराइट को प्रबल वायु के साथ गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। अब इस गैस में वायु भी होती है,
पायराइट कण भी होते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी की अशुद्धियाँ होती है। इस गैस को पहले शुष्क कक्ष में से प्रवाहित करते हैं, जो धूल वगैरह को हटा देता है। उसके बाद शोषक स्तंभ में प्रवाहित करते हैं, जहाँ आर्सेनिक, एंटीमनी हट जाती है। और लास्ट में केवल SO2 O2 का मिश्रण बचता है, उसको कहाँ भेजते हैं? संपर्क कक्ष में। तो वहाँ SO2 + O2 उत्क्रमणीय या V2O5 उत्प्रेरक होता है। यहाँ इसको उच्च दाब व ताप पर प्रभावित करते हैं। 2SO3 + ऊष्मा SO3 बनती है, और SO3 को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित कर ओलियम प्राप्त करते हैं। H2S2 से बोलते हैं ओलियम। यहाँ जाता है कि ओलियम क्या होता है। ओलियम में आवश्यकता अनुसार जल मिलाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये इसके समीकरण हैं। अगर आ जाए कि संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण में प्रयुक्त अभिक्रियाओं के समीकरण, तो 2 नंबर की समीकरण ये है। यह क्वेश्चन इसे अलग बन जाता है। ओलियम क्या होता है? तो ओलियम में बता देंगे कि SO2 गैस को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित करते हैं तो ओलियम बनता है, जिसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ, आवश्यक शर्तें नंबर 2, अधिक आवश्यक शर्तें। आवश्यक शर्तें, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की आवश्यक शर्तें आ जाता है। संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो देखिए, आपको या ये परीक्षा में समीकरण दे देंगे और पूछेंगे कि अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की आवश्यक शर्तें दीजिए। तो चूंकि ये क्रिया क्या है? उत्क्रमणीय है, ऊष्मा क्षेपी है, अभिकारक आयतन 3 है, उत्पादक आयतन 2 है। इसके आधार पर हम ताप और दाब के प्रभाव की व्याख्या करते हैं। पहला है ताप का प्रभाव। चूंकि विक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, ताप बढ़ाने से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो SO3 को अपघटित होकर वापस SO2 और O2 में परिवर्तित कर देती है, अर्थात SO3 की प्राप्ति कम होती है। इसलिए अधिक SO3 की प्राप्ति के लिए ताप कम होना चाहिए, और इस क्रिया के लिए कम ताप कितना है? 770 केल्विन। यानी 770 केल्विन ताप पर ही अधिक SO3 की प्राप्ति होती है। दूसरा है दाब। तो दाब का प्रभाव में बताया गया कि दाब बढ़ाने से साम्य उस सौर विस्थापित होता है जिस सौर अणुओं की संख्या कम होती है। इस अभिक्रिया में 3 आयतन अभिकारक से 2 आयतन उत्पाद बन रहा है, इसलिए दाब बढ़ाने से अधिक SO3 की प्राप्ति होती है। इस क्रिया के लिए दाब क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। कितना? 200 वायुमंडल दाब होना चाहिए। अतः ला-सातेलिए के नियमानुसार संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन के लिए नंबर 1 कम ताप और नंबर 2 अधिक दाब होना चाहिए। आज का एपिसोड यहाँ तक। थैंक यू।